जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुआ युद्ध पूरे विश्व स्तरीय समस्याओं को पैदा कर रहा है, और जैसा अमेरिका ने सोचा था या जैसा इजराइल ने उसको युद्ध में फंसा दिया, ये सोचकर कि एक तरफ तो अमेरिका जैसी सुपर पावर है, उसके साथ इजराइल जैसी सुपर पावर है, और उसके साथ अरब वर्ल्ड में बैठे हुए उसके पिछलग्गू देश हैं। तो विश्व की रैंकिंग में 16वें 17 नंबर की पावर ईरान उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी और 48 घंटे में ढह जाएगी। ये इजराइल ने सोचा था और उसकी वजह से उसने अमेरिका को युद्ध में फंसा दिया। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है जो ओमान ने भी कहा कि ओमान के मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चल रही थी। यह भी बात बिल्कुल सही है कि सब चाहते थे कि युद्ध न हो, और युद्ध होना किसी भी राष्ट्र के लिए या विश्व की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत बड़ा बाधक होता है। यह भी सबको पता है। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर जो आर्मी पर्सनल की एक मीटिंग हो रही है, उसमें एक एक्स मैरीन ऑफिसर किस प्रकार से खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का विरोध करता है और कहता है कि आप लोग युद्ध हम पे झोंक रहे हैं और जबरदस्ती आपने हमारे सिर पे युद्ध झोंक दिया है। और उसको फिर 5-6 लोग मिलकर आर्मी पर्सनल बड़ी मुश्किल से निकाल के बाहर कर पाते हैं, क्योंकि वहां के जो ये मैरीन कमांडर्स होते हैं, सार्जेंट्स होते हैं, ये इतने शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं कि उनको भी संभालने में 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से वहां के आर्मी पर्सनल के परिवार के लोग भी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि यह थोपा हुआ युद्ध है। भाई, आप जानते हैं कि जब लड़ाई होती है तो शी जिनपिंग को तो लड़ाई लड़नी नहीं होती, मोदी जी को तो लड़नी नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप को तो लड़नी नहीं होती, पुतिन को तो लड़नी हो नहीं होती। लड़ते तो हमारे सैनिक हैं, और सैनिकों के परिवार पे जिस प्रकार का विपत्ति का काल आ जाता है और उनकी रात की नींद मुश्किल हो जाती है कि उनके परिवार के लोग सीमा पे लड़ते हैं, और जब उनके शव वापस आते हैं तो आप जानते हैं उसके बाद परिवार का रो रो के किस प्रकार से बुरा हाल होता है। ये तो राजनीतिज्ञों का एक खेल होता है। युद्ध में सेनाओं को झोंक दो और सेना को उसके बाद भूल जाओ। आपने देखा देश के अंदर पहलगांव हुआ, पुलवामा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन जो लोग उस में मरे या शहीद हुए, आज ज्यादातर लोग 15-20 दिन तक उनको याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। यह भी नहीं याद रहता कि किसकी और कौन विधवा हुआ और कितने दिन विवाह के बाद हुआ, और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। डीएम कमिश्नर भी 10-15 दिन तक उनको एंटरटेन करते हैं, उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। तो ये रोष तो होता है, हर जगह रोष होता है। और जब वार्ता चल रही थी तो युद्ध थोपने की जरूरत क्या थी। लेकिन अमेरिका को एक सनक, हमारे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को एक सनक, और उनके पिछलग्गू लोगों द्वारा उनकी ईगो को इतना ज्यादा बढ़ा देना कि आप तो साहब बॉस हैं, सुपर बॉस हैं, आपके सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा। तो जैसा दुस्साहस डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला में एक सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लाए, और वहां पे कोई रोष नहीं, कोई विद्रोह नहीं, ना चीन बोला, ना रूस बोला, ना भारत बोला, विश्व में कोई बोला नहीं। और वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने अपने किसको तेल बेचेगा, कहां बेचेगा, कितने में बेचेगा, ये अब अमेरिका डिसाइड करने लगा। तो अमेरिका को वहां से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी गलतफहमियां पैदा हुई। वो चाहते थे कि गल्फ कंट्री जहां पे तेल का कूद भंडार है, वेनेजुएला पे कब्जा करने के बाद, भाई अमेरिका के पास बहुत तेल है, वेनेजुएला के पास तेल है, गल्फ कंट्रीज के पास बहुत तेल है, रूस के पास बहुत तेल है, भारत के पास तेल नहीं है और चीन के पास तेल नहीं है, बाकी सब देशों के पास तेल है। तो बाकी कंट्रीज को तो उसने अपना पिछलग्गू बना ही लिया था, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, दुबई हो, और बाकी जितने भी, कतर हो। अब एक उनकी इराक को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया था, इराक और सीरिया, मतलब हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ गलतफहमियां पैदा करके और झूठ बोल के कि साहब मास और आर्म्स और मास डिस्ट्रक्शन वहां पे बन रहे हैं और फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। सद्दाम हुसैन की भी सत्ता पलट दी, कर्नल गद्दाफी भी की भी
सत्ता पलट दी, लेकिन इस गुमान में ये भूल गए, या इन्होंने नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनको उलझा दिया कि अब अमेरिका को भी लग रहा है कि गुरु इसने तो हमें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। पेंटागन कह रहा है अमेरिका का कि साहब जो आपकी मिसाइल अवरोधी मिसाइल्स हैं, जो काउंटर करती हैं, जो मिसाइल्स को गिरने से रोकती हैं, उनका स्टॉक केवल 10 दिन का बचा है, क्योंकि जो भी मित्र राष्ट्रों में आपने उनको इंस्टॉल किया था उसको ईरान ने बेच दिया है। और ईरान ने किस प्रकार से दुबई के अंदर तहस नहस किया है, सऊदी में किया है, बहरीन में किया है, मतलब हर कतर में किया है, हर ओमान में किया है, हर जगह किया है, और देशी जुगाड़ से किया है। जैसे भारतवर्ष के अंदर भी आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप तो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी और बड़ा प्रेसिजन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। हमारे देश में, चीन में, भारत में, ईरान में देशी जुगाड़ से ऐसी चीजें बन जाती हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रोन डेवलप कर लिए जो $20,000 में बनते हैं और जो लाखों करोड़ों के मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं और बिल्कुल तूफान मचा देते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने अमेरिका के मित्र राष्ट्रों पे हमले किए हैं, और यहां तक कि इजराइल में तेल अवीव के ऊपर हमला किया है, उससे वहां गड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हो गई। और यह समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान का मुकाबला, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल पावर बहुत ज्यादा है। और अब तो ये एक और नई चीज सामने आ रही है, 48 घंटे पहले वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये भी लग रहा है कि ईरान ने अपना एटॉमिक परीक्षण तो नहीं कर लिया, न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया है। अगर उसने न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया है, और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि ईरान ने अगर ये कुछ किया है तो बिना रूस की मदद के तो किया नहीं है। अच्छा, रूस क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में फंसा हुआ था, लेकिन एटॉमिक पावर में और यूरेनियम के मामले में स्रोत वही है, वही यूरेनियम सप्लाई करता है, और उसके बाद यूरेनियम है, और एनरिच करने में और सारी चीजों करने में उसने ईरान की मदद की है। और रूस ने डायरेक्टली, एपरेंटली तो नहीं, लेकिन नीचे ने उसकी मदद की है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि ईरान के पास जो पहले वो जीपीएस सिस्टम अमेरिका का यूज करता था, पूरा चाइनीज सिस्टम को यूज कर रहा है। चाइना भी उसको टेक्नोलॉजी में और सैटेलाइट इमेजेस में उसकी पूरी मदद कर रहा है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने यह भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं एक मिसाइल से पूरे इजराइल को उड़ा दूंगा। अब ये ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश था, जिसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो सकता था शांति के प्रयास में और लोगों को उनके टेम्पर्स को लूज आउट करने में, क्योंकि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया एक तरफ खड़े थे, ईरान एक तरफ खड़ा था, और एक तरफ अमेरिका और ये नदन पावर और सारे गल्फ कंट्रीज खड़े थे। भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकती थी। और अगर इस समय मोदी जी ने कह दिया होता कि भाई विश्व शांति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और रूस तो, यूक्रेन तो चलिए हमसे बहुत दूर बैठे हुए थे, ये तो हमारे बिल्कुल बैकयार्ड में काम हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का युद्ध लंबा चला, और जैसा ईरान ने भारत के इस रुख को देखते हुए निर्णय ले लिया कि उनका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से हमारी तेल की सप्लाई आती है, वो तेल की सप्लाई केवल वो अलाउ करेगा चीन को, बाकी पोतों को वहां से आने नहीं देगा। तो हमारे तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वहां पे इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा पहले ही बढ़ चुकी है, रूस से तेल खरीदना हम बंद कर चुके हैं। तो इतना ज्यादा आर्थिक दबाव हम पे पड़ेगा, और क्योंकि हमारे शिप रोक दिए गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो अब हमारे पास कितने दिन का तेल बचा है, कितने दिन की गैस सप्लाई, क्योंकि ओमान में भी गैस सप्लाई को बाधित कर दिया गया है वहां पे बम्बार्डिंग करके, तो कितने दिन का तेल और गैस हमारे पास है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा और पाप किया है। भारत और ईरान के बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा था नौसेना का, और एक ऐसा नौसेना का बड़ा पोत ईरान का भारत के अरब सागर में था, और उसमें अमेरिका ने अटैक करके उसे, और जिसके बारे में जब हमारी राष्ट्रपति महामहिम रगई थी, तो वहां पे उसके गुणों के बारे में ईरानियन मैरिनर्स ने बताया भी था, उस पर अटैक कर दिया। जबकि वो तो एक युद्ध में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा था, वो तो एक जॉइंट युद्ध अभ्यास था भारत और ईरान के बीच में, उस पर अटैक करके वो कर दिया। ईरान ने भी उनका जो बहुत बड़ा शिप है अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर अटैक कर दिया, फिर उसको पीछे हटाना पड़ा। तो जो पूरी गड़बड़ की स्थिति है, रुपया जो है डॉलर की तुलना में बढ़ने से क्रॉस कर गया है, शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है,
महंगाई बढ़ने की संभावना हो रही है, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की खराब हो रही है। ईरान जिस प्रकार के चीन के समर्थन में खड़ा हो गया, रूस और चीन जिस प्रकार से ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया, ईरान जिस तरह से 16वें नंबर की शक्ति होने के बावजूद एक महाशक्तियों को परेशान किए हुए है, और भारत का चुप रहना ऐसे समय में जब इसका बोलना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अब ये भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ उसके 48 घंटे पहले मोदी इजराइल क्यों गए थे, वहां झप्पी क्यों लगे थे, उन्हें वहां का सर्वोच्च पदक क्यों दिया गया था, वहां पे कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। और अयतुल्ला खामेनी की जो हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, उसका के लिए एक शब्द बोलने के लिए भी माननीय मोदी जी तैयार नहीं, तो समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की पता चल गई है कि 56 इंच का सीना अयतुल्ला खामेनी का तो था, मर गए लेकिन बिना झुके मरे। मरते तो देखिए समय राणा सागा भी मरे थे, राणा प्रताप भी मरे थे, छत्रपति शिवाजी ये महाराज भी, लेकिन उनको आज भी हम लोग याद करते हैं। तो अयतुल्ला खामेनी ने अपना नाम तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा लिया है, लेकिन नेतन्याहू साहब का नाम कहाँ लिखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम कहाँ लिखा जाएगा, और हमारे देश के उन नेताओं का नाम भी कहाँ लिखा जाएगा जो इस समय तटस्थ भाव में बैठे हुए हैं, जबकि पूरा विश्व आतंकित है। समय बताएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए या अपने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करना और सीना तान के खड़ा रहना, यही देशभक्ति है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।